गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए, आपका जो स्टेट है, ठीक है, आप लोग लगा चुके होंगे। अब उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबने सेट लगा लिया? चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनाएंगे, सभी ने सेट लगाया होगा। सेट लगाना बहुत जरूरी है, इससे आपके सारे क्वेश्चन का, सारे टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन होते रहता है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ जो आपका सिलेबस है उसको साथ में लेकर चलना तो है ही, और उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन। आप किसी भी क्वेश्चन का जितने अच्छे से डिस्कशन करिएगा, आपकी तैयारी उतनी ही ज्यादा अच्छी होते जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सा चैनल ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा यानी जो इंडोनेशिया का हिस्सा है के बीच में है? 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। कौन सा होगा ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा ये बताना है, तो बताएंगे जल्दी से। 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए, कुछ चैनल की बात करते हैं, जैसे आपका 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है। ये 3 चैनल तो काफी इंपॉर्टेंट है। 6 डिग्री भी है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो किसको जोड़ता है? मालदीव और किसको? मिनिकॉय को जोड़ता है, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मिनिकॉय और कवरत्ती को। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं किसको? कवरत्ती को जोड़ता है, ठीक है, कवरत्ती को। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार को। 10 डिग्री चैनल किसको? छोटा अंडमान एवं किसको? कार निकोबार। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को कौन सा? 10 डिग्री चैनल जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर किसको कह रहा है? ग्रेट निकोबार, ठीक है। और आपका इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसको कौन सा जोड़ता है? तो वो है आपका 6 डिग्री चैनल। कौन सा है? 6 डिग्री चैनल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी आंसर हो गया। उसके बाद आप याद रखेंगे 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय कवरत्ती और 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। इसके अलावा आपका पाक स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक स्टेट इंडिया का तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वहां से जुड़ता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हुआ? बी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, माहे स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शासन क्षेत्र के अंतर्गत है? ये आपको बताना। माहे आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। माहे किसका हिस्सा है? माहे किसका हिस्सा है ये आपको बताना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 112, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, तो माहे जो है आपका ये पांडिचेरी का हिस्सा है। किसका? किस केंद्र शासित प्रदेश का? पांडिचेरी का। किसका? पांडिचेरी, जिसको कि पुदुचेरी भी कहते हैं, ठीक है, पांडिचेरी या पुदुचेरी भी कहते हैं। ये इसका जो आपका हिस्सा है वो अलग अलग राज्य में है, ठीक है, जिसमें आपका माहे तो एक आता ही है, यनम आता है, कराईकाल आता है, ठीक है, और आपका एक पांडिचेरी आता है, ठीक है। माहे, पांडिचेरी, कराईकाल और यनम, इसका 4 हिस्सा कौन कौन है? माहे, ठीक है, पांडिचेरी, माहे, पांडिचेरी, कराईकाल, कौन सा? कराईकाल, ठीक है, और कौन सा? यनम, कराईकाल और यनम, ये 4 आपका हिस्सा है, ठीक है। पांडिचेरी अलग अलग आपके
राज्य में है। चलिए देखते हैं कहाँ पर। अच्छा यहाँ पे क्या, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए ये मैप है, कौन कौन है, यनम है, पुदुचेरी, ठीक है, यानी पांडिचेरी है, कराईकाल है और माहे है। कहाँ पे है, यनम, यनम आपका यहाँ पे पांडिचेरी वाला हिस्सा, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ा। पुदुचेरी आपका यहाँ पे, ठीक है, पुदुचेरी आपका कहाँ पे, यहाँ पे आपको पुदुचेरी दिख रहा होगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे कराईकाल दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों यहीं पे है, पुदुचेरी भी है और कराईकाल भी है। उसके अलावा माहे आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया, यनम, पुदुचेरी, कराईकाल और माहे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए चारों आप देख लिए, चारों का लोकेशन आप देख लिए कहाँ कहाँ है। चलिए अब इससे क्या निकलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है आपका किसका, पांडिचेरी का हिस्सा है, ठीक है, माहे, पांडिचेरी, कराईकाल, यनम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, 112, 113 कहाँ चले गया, 111, 112, शायद आगे कहीं चले गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 114, कावेरी नदी का उद्गम स्थल 113 में शायद था, चलिए आगे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है ये बताना है। कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कावेरी नदी कहाँ की है, दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, कावेरी नदी है। और कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी की अगर बात करें तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चलिए कावेरी नदी कितना किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, तो कावेरी नदी 800 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। कितना, 800 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, ठीक है। अच्छा कावेरी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, कावेरी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, कावेरी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपका क्लियर है, ये तीनों क्लियर है। गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, कहाँ, कर्नाटक, कहाँ, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा 114 का ए। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कावेरी नदी का बात। अगर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी आपका कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में है त्र्यंबकम पहाड़ी, वहां से आपका गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी उसका भी लिख ही लेंगे, गोदावरी नदी ये कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से, कहां से, त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चलिए गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, या फिर प्रायद्वीप भारत भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, सबसे लंबी नदी हो जाएगी। उसके बाद ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है, जैसे ये दक्षिणी गंगा कहलाई ना कावेरी, तो इसको कहते हैं सॉरी ये दक्षिणी गंगा नहीं, ये दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, ये आपकी दक्षिणी गंगा हो जाएगी। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। चलिए, और गोदावरी को दक्षिणी गंगा, गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गंगा इसे कहा जाता है, ठीक है, दक्षिणी गंगा। चलिए, और ये भी कहाँ गिरती है, ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के ही ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है।
क्लियर है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है ये बताएंगे। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है, महाबलेश्वर के पास जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं वहां से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से, महाबलेश्वर के पास से। कृष्णा नदी का उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ, महाबलेश्वर के पास से। महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 115, बेलाडीला की खान कहाँ स्थित है ये बताना है। बेलाडीला की खान कहाँ स्थित है। सबसे पहले बेलाडीला की जो खान है ये किस चीज के लिए फेमस है। बेलाडीला की खान की बात करें तो ये किस चीज के लिए फेमस है, तो ये है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, ये कहाँ पे है ये बताना है। अच्छा, लौह अयस्क में पहला स्थान किस राज्य का है, लौह अयस्क में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो वो है आपका ओडिशा का। किसका है, ओडिशा का प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्पादन में पहला स्थान किसका है, ओडिशा का है। और बेलाडीला की खान कहाँ पे है ये बताना है। अच्छा, मध्य प्रदेश पहला स्थान किसका है, मध्य प्रदेश उत्पादन में मैग्नीज के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में पहला स्थान किसका, मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का बालाघाट, मध्य प्रदेश का कौन सा, बालाघाट। ठीक है, ये मैग्नीज के लिए बहुत ही फेमस है, मैग्नीज के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, आंध्र प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ये डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे पूछा ना बेलाडीला की खान कहाँ स्थित है, उसी तरह नेल्लोर पूछता है नेल्लोर के बारे में, ये कहाँ है, नेल्लोर कहाँ है, तो नेल्लोर की खान कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर की खान है। ठीक है, अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का ही है। अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किसका है, अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का ही है। ठीक है, क्लियर है। बेलाडीला की खान कहाँ पे है ये आपको बताना है। बेलाडीला की खान है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो गया। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। छत्तीसगढ़ बेलाडीला में, बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है जो कि लौह अयस्क के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद मध्य प्रदेश का आपको बताएं बालाघाट है जो मैग्नीज के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर की खान है जो अभ्रक के लिए फेमस है और अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान भी आंध्र प्रदेश का है। चलिए उसके बाद आपका एक ओडिशा बच जाता है। ओडिशा जो है वो लौह अयस्क के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। उसके अलावा ओडिशा में ही क्योंझर की खान है जो लौह अयस्क के लिए ही फेमस है। कौन सी खान है, क्योंझर की खान। कहाँ पे है, ये भी ओडिशा में ही है, क्योंझर की खान। ठीक है, क्योंझर की खान, ये भी किसके लिए फेमस है, ये भी आपका लौह अयस्क के लिए ही फेमस है। क्योंझर की खान लौह अयस्क के लिए ही फेमस है। ठीक है, उसके अलावा आप खेतरी सुने होंगे। खेतरी किसके लिए, खेतरी तांबा के लिए। कहाँ पे है, तो ये खेतरी है राजस्थान में। किसके लिए, तांबा के लिए। किसके लिए फेमस है, तांबा के लिए खेतरी बहुत ही फेमस है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116, केंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस जनजातीय विद्रोह था, किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था। हम आपको कई बार लिखाए हैं चेचू, इरुला, पेनियान, ये सब जनजाति कहाँ की है, तो ये सब जनजाति मुख्यतः केरल की है जो आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, मतलब कोई एक जनजाति जो होती है वो किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं होती, कुछ को छोड़कर। ठीक है, मैक्सिमम जनजाति जो होती है वो 2-3 राज्यों में फैली हुई होती है। उसी तरह चेंचू जनजाति जो है वो भी केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन यहाँ चेचू जनजाति विद्रोह की बात की जा रही है, तो ये विद्रोह जो है आपका कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, के हनुमंथन के नेतृत्व में हुआ था। के हनुमंथन के नेतृत्व में किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो इन लोगों का पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ पे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया था और अंग्रेज वहाँ की जो मतलब जंगल थी, वहाँ जो वन था उस पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। इसी वजह से वहाँ की जो चेंचू जनजाति है उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, और ये हुआ कब था, 1921-22 में हुआ था। ठीक है, चेंचू जनजाति विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ, 1921-22 के आसपास हुआ। ठीक है, 1921-22 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में ये हुआ था। चलिए उसके बाद
ये जो चेंचू जनजाति का विद्रोह 1921-22 में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व करने वाले थे के हनुमंथम। कौन? के हनुमंथन। ठीक है, के इसके नेता यानी नेतृत्व करने वाले थे के हनुमंथन। हनुमंथन, ठीक है, हनुमंथन इनके नेतृत्व करने वाले थे। और ये क्यों किया गया था? ये अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को लेकर किया गया था। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को लेकर किया गया था। क्लियर है? चलिए, तो ये विद्रोह कहाँ हुआ? ये विद्रोह आपका हुआ कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? किस एरिया में हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये बताए हैं बहुत बार कि ये जनजाति आपकी कहाँ की है? चेंचू जनजाति, चेंचू जनजाति है। ठीक है, इरुला जनजाति है, पेनियान जनजाति है। ठीक है, तो ये सब जनजाति आपकी कहाँ की है? पेनियान जनजाति। ये सब जनजाति केरल की जनजातियां है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु के बीच लंबाई कितनी है? उत्तरी और दक्षिणी की बात की गई है। ठीक है, उत्तर दक्षिण की लंबाई, पूर्व पश्चिम की लंबाई, भारत का टोटल क्षेत्रफल, स्थल सीमा की लंबाई, ठीक है, तटीय भाग की लंबाई और कुल लंबाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सब बहुत कॉमन सी चीजें हैं अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। और ये ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का ही है। ठीक है, स्टार्टिंग का ही है। और खास करके आप पढ़ें या ना पढ़ें ज्योग्राफी, लेकिन जो अपना देश है, अपने देश के बारे में, उसकी भौगोलिक कंडीशन के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये सारा कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा? बताएंगे क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जा रही है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जा रही है। चलिए अब बात करते हैं एक तरफ से। ठीक है, सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर आप बोल सकते हैं। ठीक है, 32,87,263। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं। इधर उत्तर हो गया आपका, नीचे दक्षिण हो गया आपका, ठीक है, इधर पूर्व हो गया और इधर आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ठीक है, और लंबाई में तो स्क्वायर होता नहीं है, वर्ग मीटर होता नहीं है, तो क्या होगा? 3214 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933, कितनी? 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है? पूरब से पश्चिम कितनी? 2933। अब स्थल सीमा की बात करें तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई है आपका 15,000 चलिए, स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,220 15,220 किलोमीटर आपका स्थल सीमा की लंबाई है। ठीक है, अगर बात की जाए तटीय भाग की, टोटल तटीय भाग की, तो 7516 पॉइंट, आप समथिंग ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ठीक है, 7516.6। अगर मुख्य भूमि के तटीय भाग की पूछी जाए तो 6100। मुख्य भूमि के तट भाग की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पूरे तटीय भाग की लंबाई, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर पूछा जाए तटीय भाग की लंबाई कितनी? तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर टोटल हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में उत्तर से दक्षिण पूछा गया, तो आप खुद बताएं उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118।
थाल घाट दर्रा, यहाँ घाटी लिखा गया, थाल घाट दर्रा किसके बीच है ये बताना है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की कुछ दर्रे हैं। कौन कौन, ये शायद आपको डिस्कशन में 2-3 बार बता चुके हैं। थाल घाट दर्रा, ठीक है। उसके बाद भोर घाट, कौन सा, भोर घाट दर्रा, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा, और कौन सा, सेनकोटा दर्रा, और कौन सा, सेनकोटा दर्रा, ठीक है, सेनकोटा दर्रा। ये 4 दर्रे हैं, ये 4 दर्रे हैं जो आपको पता होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, थाल घाट कहाँ से कहाँ तक है, नासिक से मुंबई, थाल घाट नासिक से मुंबई, थाल घाट नासिक से कहाँ तक, मुंबई तक है, ठीक है। भोर घाट मुंबई से पुणे, भोर घाट मुंबई से पुणे तक है, मुंबई से पुणे, ठीक है। पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चिन, कोयम्बटूर से कहाँ, कोच्चिन तक कौन सा है, पाल घाट है। और सेनकोटा त्रिवंतमपुरम से कहाँ, मदुरई, त्रिवंतनमपुरम से कहाँ, मदुरई, ठीक है, मदुरई। क्लियर है, त्रिवंतनमपुरम से मदुरई तक आपका कौन सा, सेनकोटा दर्रा हो जाएगा। तो अब आप बताइए, आपको तो पता चल चुका, अब आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थाल घाट पूछा है ना, थाल घाट दर्रा कहां से कहां, नासिक से मुंबई, थाल घाट दर्रा कहां से कहां, नासिक से मुंबई हो जाएगा। यानी क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए चारों दर्रा याद रखेंगे, ये दक्षिण भारत की दर्रे हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 119, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है ये बताना है। लंदन का, रॉटरडम का, लिस्बन का, एक से अधिक, और इनमें कोई भी नहीं। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है ये आपको बताना है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो रॉटरडम बंदरगाह है। कौन सा है, रॉटरडम बंदरगाह है। ये कहां पर है, ये नीदरलैंड में है। कहां है, नीदरलैंड में है। रॉटरडम बंदरगाह कहां, नीदरलैंड में है। तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो यूरोप का, तो अपने भारत का भी पता होना चाहिए। अपने भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अपने भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ ले, सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ ले तो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, ये आपका अपने भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा उसके अलावा अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, कोचीन बंदरगाह को। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट कुछ लिख लेंगे। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, कोच्चि बंदरगाह को। कहाँ पे है, तो कोच्चि बंदरगाह जो है ये केरल में है। कहाँ है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में है। ठीक है, रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, बात करें अगर हम किसकी, रसायन बंदरगाह। ये रसायन बंदरगाह किसे कहते हैं, दाहेज को। दाहेज बंदरगाह रसायन बंदरगाह कहलाता है। कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में ये बंदरगाह आपका स्थित है। ठीक है, उसके अलावा कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, ये भी आपका कांडला बंदरगाह भी आपका गुजरात में ही है। ठीक है, नावाशोवा ये भी आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, नावाशोवा कहाँ पे, महाराष्ट्र में आपका नावाशोवा हो जाएगा। क्लियर है, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह, अगर गहरा बंदरगाह की बात करें तो कौन सा, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि ये जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये किस पहाड़ी के पीछे है, तो ये है आपका डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे। किस पहाड़ी के पीछे, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। ठीक है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा पुराना बंदरगाह आपको बताएं, पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा,
चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी इसका सही आंसर हो गया। रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पे? नीदरलैंड का है, जो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 120। 120 है, कौन सी वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, ये बताना है। कौन सी वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, ये बताना है। क्या क्या है? टुंड्रा वनस्पति है, तेगा है, मरुस्थलीय है और स्टेपीज घास का मैदान है। बताएंगे कौन सा हो जाएगा? टुंड्रा है, तेगा है, मरुस्थलीय वनस्पति है और स्टेपीज घास का मैदान। टुंड्रा एशिया में पाया जाता है, तेगा ये भी पाया जाता है, मरुस्थलीय भी है और स्टेपीज जो है ये यूरेशिया में पाया जाता है, मतलब एशिया में भी है और आपका यूरोप में भी है। ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन में है कि एशिया महाद्वीप में, यहाँ ये तो नहीं बोला गया कि सिर्फ एशिया में। ठीक है, तो आपका स्टेपीज भी हो जाएगा, क्योंकि स्टेपीज जो है ये कहाँ पे? यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया दोनों में, यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है स्टेपीज घास के मैदान। इसको जो है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाता है। ये आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टेपीज घास का मैदान, जैसे सवाना जो घास का मैदान है आपका अफ्रीका में हो जाएगा। पेरी आपका उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पंपास आपका अर्जेंटीना में हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है स्टेपीज घास का मैदान। चलिए, वो तो लिखा हुआ है ही, उसके आगे लिख देते हैं आपका, जैसे सवाना। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका में सवाना। चलिए, उसके अलावा आपका कौन सा है? पंपास। कौन सा है? पंपास कहाँ पे? आपका अर्जेंटीना में। कौन सा हो जाएगा आपका? अर्जेंटीना में आपका पंपास हो जाएगा। उसके अलावा आपका कौन सा? पेरी। कौन सा? पेरी कहाँ पे? पेरी आपका उत्तरी अमेरिका में। पेरी कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पेरी हो जाएगा। पंपास अर्जेंटीना में। सवाना कहाँ पे? अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर क्या निकल के आया? चारों सही होगा। तो क्या होगा? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 2 कथन दिया हुआ है आपके पास, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं क्या है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा? दक्षिण पूर्व वाला एरिया कौन सा होगा? दक्षिण नीचे, पूर्व इधर, यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व और पूर्वी भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है सागौन, साल, चंदन मानसूनी वन के वृक्ष हैं, ये भी आपका सही है। तो दोनों का दोनों कथन क्या है? दोनों का दोनों कथन सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा सही सम्मिलित है ना? सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 122 बताएंगे। यूरेनियम मलाया प्रायद्वीप। सही है। यूरेनियम कहाँ? मलाया प्रायद्वीप, सही है। दूसरा है तांबे की खान साराबाक, ये गलत है। तांबे की खान साराबाक ये आपका क्या है? ये आपका गलत है। इसके लिए जो आपका चुक्ती माता का खान है, चिली में चुक्ती माता का खान है। ठीक है, चुक्ती माता जो बहुत ही फेमस है, चुक्ती माता की खान, ये बहुत ही आपका क्या है?
फेमस है। कहाँ पे है ये खान, ये खान कहाँ पे है ये भी पूछ लेता है। एक बार तो एग्जाम में पता है क्या पूछा, एक बार तो पूछा चुक्ती माता क्या है, चुक्ती माता क्या है। तो ये चुक्ती माता चिली का एक जगह है, चिली का एक खदान है, ठीक है, जहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है। तो तांबे का खान चुक्ती माता खान बहुत ही फेमस है। कहाँ पे है, चिली में है। कहाँ पे, चिली में है। चलिए उसके बाद है कोयला खनन, सबाह, ये भी गलत है। सबाह में कोयला खनन नहीं किया जाता है। इसके लिए आप एक क्षेत्र याद रख सकते हैं, डोनवास का क्षेत्र, बहुत ही फेमस है, यूक्रेन का है, ठीक है। कौन सा, डोनवास, डोनवास का क्षेत्र, डोनवास का क्षेत्र ये कहाँ है, ये आपका यूक्रेन में है, यूक्रेन में है। और ये बहुत ही फेमस भी रहा था, ठीक है, ये बहुत ही फेमस भी रहा था रूस यूक्रेन युद्ध के समय आपका डोनबास का क्षेत्र। और वहां पे कोयला खनन काफी मात्रा में आपका किया जाता है। तो कौन सा सही सुमेलित है, सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सही सुमेलित है, ए, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। नदी है, उद्गम स्रोत है, बताना है कौन सी नदियां कहां से निकल, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ठीक है। अच्छा ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सब सिंधु की सहायक नदी है। किसकी, सिंधु की सहायक नदी है। कौन कौन है सहायक नदी, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जिसकी पंच नद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन ये पंच नद के नाम से जो जानी जाती है वो यही है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। चलिए बताना है कौन सी कहां से निकल, अच्छा 3 नदियां, सिंधु, सतलज, सिंधु, सतलज और कौन सी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां, ये 3 नदियां ऐसी है जिसका की उद्गम स्रोत, जिसका की उद्गम स्रोत जो है, उद्गम स्रोत ये कहाँ है, ये भारत से बाहर है। उद्गम कहाँ है, भारत से बाहर है। उद्गम स्रोत कहाँ, भारत से बाहर है, ठीक है। बाकी सारी नदियां का उद्गम भारत में ही है, लेकिन ये 3 नदियां हैं जो भारत से बाहर है। कहां से, तो तिब्बत के मानसरोवर के क्षेत्र से निकलती है। हाँ अलग अलग 3 जगह से निकलती है, लेकिन एरिया कौन सा है, तिब्बत का मानसरोवर झील ही है। तिब्बत का मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। चलिए अब बताइए कहां से, अब इसका बताइए 123 का आंसर कीजिए जल्दी से, 123 का आंसर। चलिए देखते हैं, झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। झेलम नदी जो है ये निकलती है बैरीनाग झील से, ठीक है, कहां से, बैरीनाग से। रावी नदी रोहतांग दर्रा, ठीक है, के पश्चिम से। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के ही ब्यासकुंड हिमानी से निकलती है, वहीं पर है, उसी के पास में, ठीक है। और सतलज नदी राकसताल, राकसताल या राक्षस ताल होता है, तो वहां से निकलती है सतलज नदी, ठीक है। और वो जगह कहाँ पर है, तिब्बत का मानसरोवर ही है जहां से सतलज नदी निकलती है। चेमयुंग डुंग हिमानी, ठीक है, आपका चेमयुंग डुंग हिमानी से कौन सी नदी निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के पास, ये बताना है आपको। चलिए और सनोख्योबाद हिमनद, सनोख्योबाद हिमनद से बता देते हैं, सिंधु निकलती है, चेमयुंगडुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र निकलती है और राकसताल से आपका सतलज निकलती है। तो अब इसका क्या होगा, ए का हो जाएगा 2, ए का क्या होगा, ए का होगा 2, हाँ इसी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ए का 2, बी का 3, बी का 3 रावी रोहतांग दर्रा, सी का ए ब्यासकुंड और सतलज राक्षसताल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 3 1 4, ठीक है। इस तीनों का भी लिखेंगे, लिख ले। सिंधु कहां से, सनोख्योबाद हिमनद, सनोख्योबाद हिमनद से निकलती है, ठीक है। सतलज राकसताल, राकसताल झील से या राकसताल हिमानी से, राकसताल झील से या राकसताल हिमानी से। और ब्रह्मपुत्र चेमयुंग डुंग हिमानी, चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आंसर आपका बी, आंसर आपका 123 का बी। आगे क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन कहाँ चले जाता है बीच से, 123, अच्छा 124 यहाँ है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 124, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल है, ये बताना है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के तहत शामिल है, ये आपको बताना है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 124, चलिए देखते हैं। बाघ संरक्षण परियोजना की बात की जा रही है। अच्छा, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसकी शुरुआत कब, 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं, कैलाश सांखला। कौन, कैलाश सांखला कहलाते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। उसके बाद बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बाघ दिवस की बात करें तो ये 29 जुलाई को, बाघ दिवस कब, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। इतनी सी बात क्लियर है। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका बाघ संरक्षण परियोजना के तहत आता है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है। दूसरा है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नहीं आता है। ठीक है, अच्छा दाचीग्राम किसके लिए फेमस है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, हंगुल के लिए। किसके लिए, हंगुल के लिए। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका आता है, ये बाघ संरक्षण परियोजना में आता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आता है। तो कौन कौन आएगा, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4। चलिए उसके अलावा अब बात करते हैं कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है। तो बांधवगढ़ आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ पे है, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान में। इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत सारा है, जैसे मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में ही है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में ही है। रणथंभौर है, रामगढ़ विषधारी है। ठीक है, लिख लेंगे, रामगढ़ विषधारी भी है, रामगढ़ विषधारी है। ठीक है, उसके बाद मुकुंदरा हिल्स है, कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी है, मुकुंदरा हिल्स है। उसके बाद रणथंभौर है, तो ये सब आपका कहाँ पे है, ये सब आपका कहाँ पे है, ये सब आपका है राजस्थान में। कहाँ पे है, ये सब आपका राजस्थान में है। चलिए उसके बाद है मानस दिख रहा है, तो ये मानस कहाँ पे है, ये मानस है आपका असम में। ये मानस कहाँ है, ये मानस है असम में। ठीक है, मानस कहाँ है, असम में मानस है। मानस के अलावा भी असम में बहुत सारा है, मानस के अलावा भी आपका असम में है। हाँ, ओरांग है, नामेरी है, काजीरंगा है। ठीक है, कौन सा है, ओरांग है, नामेरी है, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, ये सब आपका कहाँ पे है, असम में है। ये सब कहाँ पे, असम में आपका स्थित है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, 1, 3 और 4। हाँ, 124 था ना। 124 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 125, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे और बताएंगे आंसर क्या। देखते हैं, महाद्वीपीय एवं महासागर के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम ऑर्टिलियस, हैरी हेस, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन का तो हाल अब ये हो गया है ना कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि सेट में इसका इतना डिस्कशन करवाए हैं और इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अब तक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पता हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले किसने दिया है, अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो इसका तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या है वो चीजें देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वेगनर साहब ने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो पहले एक पूरे टुकड़े के रूप में थी। महाद्वीपीय सिद्धांत है ना, तो महाद्वीप जो है वो पहले क्या था, वो पहले एक इकट्ठा था। ठीक है, वो पहले आप एक
क्या था, इकट्ठा टुकड़ा था, जिसे कि पेंजिया नाम से जानते हैं। किस नाम से, पेंजिया नाम से जानते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो पेंजिया है ना, इस पेंजिया की चारों ओर क्या था, पानी था। क्या था, पानी था। तो इस पानी को क्या बोला उन्होंने, इस पानी को, इस महासागर को उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। क्या नाम दिया, पैंथालासा नाम दिया। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी को जो चारों ओर से महासागर ने घेर रखा है वो क्या है, वो आपका है पैंथालासा। क्लियर है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस पेंजिया में टकराव होता है और ये पेंजिया आपका दो हिस्सों में टूटता है। ये पेंजिया क्या होता है, दो हिस्सों में आपका टूट जाता है। एक आपका उत्तरी हिस्सा और दूसरा आपका कौन सा, दक्षिणी हिस्सा के रूप में उभरकर सामने आता है। और ये वाला हिस्सा आपका कौन सा, पैंथालासा, जो पानी से घिरा हुआ है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं अंगारा लैंड। इसको कौन सा नाम से जानते हैं, अंगारा लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, लोरेशिया। और इसे किस नाम से जानते हैं, गोंडवाना लैंड। इसे किस नाम से, गोंडवाना लैंड। यानी कि इनका कहना था वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं, ठीक है, वो सब इसी का हिस्सा है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। और बीच में जो आपका टकराव होता है उससे कौन सा, तैथिस सागर, कौन सा, तैथिस सागर का निर्माण होता है। तैथिस सागर की उससे उत्पत्ति होती है। यानी बीच में तैथिस सागर है, उत्तर की तरफ अंगारा लैंड है और नीचे की तरफ गोंडवाना लैंड है। तो आंसर आपका क्या निकल के आया, आंसर आया आपका 125 का ए, अल्फ्रेड वैगनर। कौन सा, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था। क्लियर है, 125 का ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है, बताइए। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है, बताइए। स्टेट का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस, यानी क्वेश्चन की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जाते हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, उसको देखते ही मन में एक खुशी होनी चाहिए कि हाँ चलो ये क्वेश्चन तो इतनी बार हम लगा चुके हैं कि इसका क्वेश्चन, इसका तो आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कोई हमसे सोए पूछे ना, नींद में पूछ ले कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बता दो, तो वो हम नींद में भी बता दें। ठीक है, इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। ठीक है, सेट लगाने का तो यही होता है। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 126, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है, प्रशांत की, हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की, एक से अधिक, या इनमें से नहीं। चलिए, रिंग ऑफ फायर की बात करें तो इसे हम लोग सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये क्यों फेमस है, तो यहाँ पे इतने ज्यादा भूकंप और इतनी ज्यादा ज्वालामुखी हैं। ठीक है, यानी भूकंप भी बहुत ज्यादा सर्वाधिक यहीं पे आते हैं और ज्वालामुखी वाला जो एरिया है वो भी आपका यही है, ज्वालामुखी रूप से सक्रिय एरिया भी यही है आपका। ठीक है, तो भूकंप और ज्वालामुखी सक्रियता के कारण, ज्वालामुखीय सक्रियता की वजह से, ठीक है, आपका ये क्षेत्र बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये क्षेत्र आपका बहुत ही फेमस है। ये है कहाँ पे रिंग ऑफ फायर, तो ये है आपका कहाँ पे, प्रशांत महासागर के पास में। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के पास में। इसमें कई सारे एरिया आते हैं जहाँ पे भूकंप भी बहुत तेज आता है और फिर आपका ज्वालामुखी भी काफी आते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप बता देंगे क्या हो जाए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रशांत महासागर सही आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, ये बताना है। जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 127,
चलिए देखते हैं, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, क्या ये सही है? नहीं, बढ़ती नहीं है, घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है, चलिए बी है, विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ, ठीक है, ये आपका क्या होगा? तरफ होगा, जाने पे जलवाष्प की मात्रा कम होती है। यानी विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ये आपका सही है, ये आपका सही है। तीसरा है, यह पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा गया था। तो कौन सा गलत आपको दिखा आपको गलत, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दिखा? ए आपको गलत दिखा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 127 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। और ये किस पर निर्भर करती है? वायुदाब पर निर्भर करती है। ठीक है, वायुमंडल में अगर बात करें वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। और ये किस पर निर्भर करती है? ये वायुदाब पर निर्भर करती है। किस पर? वायुदाब पर निर्भर करती है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आंसर क्या हो गया आपका? 127 का ए सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 बताएंगे कौन सा कथन सत्य है? विस्तृत अनाज कृषि के बारे में बात की गई है, ठीक है, और कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 128, चलिए देखते हैं। यह कृषि मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेश में की जाती है। विस्तृत अनाज की कृषि बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसकी मुख्य फसल चावल है। बिल्कुल नहीं, चावल इसमें नहीं आता है। हाँ, इसमें आपका गेहूं आएगा, ठीक है, मक्का आएगा, ठीक है, राई आएगा, जौ आएगा। ये सब आपका विस्तृत अनाज कृषि में आएगा। ये सब आपका विस्तृत अनाज कृषि में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, इसके नाम से ही पता चलता है विस्तृत आकार कृषि, है ना। विस्तृत अनाज कृषि मतलब इसमें आकार क्या होता है? इसमें खेत का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कृषि जो है एक बड़े क्षेत्र में की जाती है, एक बड़े जगह पर की जाती है। ठीक है, यानी कृषि में खेत का आकार बड़ा होता है। इसका मतलब ही होता है कृषि में खेत का आकार बड़ा होना। कृषि में खेत का आकार बड़ा होना, खेत का आकार बड़ा होना। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आंसर क्या आया आपका निकल के? आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही है। 128 का ए। आगे क्वेश्चन नंबर 129, बृहद ट्रंक मार्ग किस समुद्री मार्ग को कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, मध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। बृहद ट्रंक मार्ग किसको कहा जाता है ये बताना है। बृहद ट्रंक मार्ग किसको कहा जाता है ये बताना है। अच्छा, सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग की बात करें तो कौन सा? भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। सबसे लंबा, ठीक है, लंबा व्यापारिक मार्ग, सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका भूमध्य सागर
हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग हो जाएगा। उसके अलावा उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग जो है, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, इससे हम लोग ग्रेट सर्कल कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ठीक है, इसे ग्रेट सर्कल कहा जाता है। और बृहद ट्रंक मार्ग, ये आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कहलाता है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, ये भी लिख लेंगे। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दोनों क्वेश्चन अलग है। ये सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है और ये सीधा आपका सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका क्या आया निकल के? आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए आया, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 129 का ए। आगे क्वेश्चन नंबर 130, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? द्रविड़, चीनी, तिब्बत, यूरोप, भारतीय यूरोप, ठीक है, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? भारतीय यूरोपीय आर्य हो जाएगा। भारतीय यूरोपीय आर्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन सी भाषा शामिल है? इसमें आपका हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, गुजराती है। ठीक है, ये सब आपका इसमें शामिल है। कौन कौन सा है? हिंदी, ठीक है, बंगाली, हिंदी, बंगाली, उर्दू, हिंदी, बंगाली, उर्दू, गुजराती। ठीक है, ये सारा भाषा किसमें शामिल है? इसमें शामिल है। अच्छा चीनी तिब्बत वाला जो है, चीनी तिब्बत वाला जो है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? चीनी तिब्बती भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालयन भाषा समूह। ठीक है, ट्रांस हिमालयन भाषा समूह आपका हो जाएगा। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा को और किस नाम से? ट्रांस हिमालयन भाषा भी कहते हैं। ट्रांस हिमालयन भाषा भी इसे कहा जाता है, चीनी तिब्बत को। 130 का क्या हो गया आपका? सी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 130 के बाद 131। आज ये उल्टा पुल्टा क्यों हो गया है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131। जब कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है तो वह देखता है क्या? जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ आप जाएंगे, भूमध्य रेखा कहाँ पे? भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच, जिसे कि हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, जिसे कि हम लोग और क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं, और जिसे कि हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इससे जब हम लोग ध्रुव की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ध्रुव की तरफ जाता है, ध्रुव यहाँ पे है, ठीक है, तो वो क्या देखता है? देशांतर की लंबाई में कमी होती है। देशांतर किसको कहते हैं? देशांतर इसे कहा जाता है। ठीक है, ऊंचाई में कमी होती है। क्या ऊंचाई में कमी होता है? और तीसरा है देशांतर के बीच की दूरी में कमी होती है। कौन सा होगा? तीनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है यानी सही है, ये आपको बताना है। देशांतर और अक्षांश रेखा, ठीक है, देशांतर और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे आपकी ये कौन सी रेखा है? देशांतर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कौन सी? देशांतर। और फिर ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी के समानांतर जो रेखा हम खींचेंगे वो क्या होगी? अक्षांश रेखा हो जाएगी। ये अक्षांश रेखा हो गई। और ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कौन सी हो गई? वो आपकी हो गई देशांतर रेखा। तो अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा इससे और क्या क्या होता है? इससे क्या क्या होता है? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से
ध्रुव की तरफ जाएंगे, देशांतर के बीच की दूरी में कमी होगी, ठीक है। उसके अलावा तापमान में कमी होगी, गुरुत्वाकर्षण में त्वरण की वृद्धि होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी होगी। चलिए, तो क्या ताप में कमी, ऊंचाई में कमी नहीं होगा, लंबाई में कमी नहीं होगा, तापमान में कमी होगा, ताप में कमी होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में त्वरण की कमी होगी, गुरुत्वाकर्षण में त्वरण की कमी हो जाएगी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में त्वरण की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा, देशांतर के बीच दूरी में कमी, ये आपका हो जाएगा ये 3, ठीक है। तो कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ 3 सही है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 132, 132। चलिए, कैस्पियन सागर का विस्तार किस देश में है ये बताना है। रूस, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, जॉर्जिया। कैस्पियन सागर का विस्तार, कैस्पियन सागर का विस्तार। कैस्पियन सागर की अगर बात करें तो कैस्पियन सागर जो है रूस, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ईरान और आर्मेनिया नहीं, अजरबैजान, जॉर्जिया नहीं, ये 4 देश तो यहाँ दिया हुआ है। एक देश इसमें और है कजाकिस्तान। कौन सा, कजाकिस्तान। ये आपका 5 देश में फैला हुआ है। कौन सा है, कजाकिस्तान, लिख लेंगे कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर इतने देशों में आपका फैला हुआ है, कजाकिस्तान। चलिए, ठीक है, रूस में, तुर्कमेनिस्तान में, ईरान में, अजरबैजान में और कजाकिस्तान में। तो अब देखिए 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सी, 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। कैस्पियन सागर इस 5 देश में आपका उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 133, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है ये बताना है, ये बताना है आपको, बताइए। तो ये नहीं पाया जाता है आपका कहाँ पे, अंटार्कटिका में। कहाँ पे, अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है। इसका रीजन ये है कि अंटार्कटिका जो है ये आपका शीत कटिबंधीय एरिया में आता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और सरीसृप जो है ये आपका या तो आपको उष्ण कटिबंध में मिलेगा या शीतोष्ण में मिलेगा, ये उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा। लेकिन अंटार्कटिका किस में आता है, शीत कटिबंध में आता है, इसीलिए वहां पे सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। बाकी अगर अंटार्कटिका की बात करें तो इसे श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, इसे श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बर्फ से ढका होता है और बर्फ उजला होता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। पक्षियों का स्वर्ग भी इस महाद्वीप को कहा जाता है। इसके अलावा कौन सी पक्षी है जो यहाँ पे पाई जाती है, ये बताइएगा, कौन सी पक्षी है जो यहाँ पे पाई जाती है। पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन की भूमि, पेंगुइन की भूमि, पेंगुइन ये नहीं उड़ने वाली पक्षी है। पेंगुइन की भूमि किसे कहा जाता है, इसी महाद्वीप को कहा जाता है, पेंगुइन की भूमि, ठीक है। क्लियर है, तो आंसर क्या हुआ, बी इसका सही आंसर हो गया। 134 बताएंगे, कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, अजरबैजान, अफगानिस्तान। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। अगर स्थल रुद्ध देश की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। सबसे बड़ा कौन सा है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, सबसे बड़ा कौन, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए बताएंगे इसका क्या होगा।
स्थलरूप देश में भी एक होता है दोहरा स्थलरूप देश, ठीक है, दोहरा स्थलरूप देश मतलब वो एक तो आपका स्थलरूप है ही और दूसरे स्थलरूप से ही घिरा हुआ है, तो उसको दोहरा स्थलरूप बोलते हैं, जिसमें दो देश आते हैं। स्थलरूप देश में दो देश आते हैं, एक लिचेस्टीन, ठीक है, और दूसरा आपका उज्बेकिस्तान। दोहरा 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 स्थलरूप देश, स्थलरूप देश, दोहरा स्थलरूप देश। इसमें दो देश आते हैं आपके, इसमें दो देश आते हैं, एक लिचेस्तान, ठीक है, लिचेस्तान, और दूसरा आपका दूसरा कौन सा आता है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 134 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। सारा है तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, अजरबैजान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान है, मंगोलिया है, लाओस है, ठीक है, ये सब आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान भी है, लाओस भी है, ठीक है, हाँ, कजाकिस्तान भी है, मंगोलिया भी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का क्रमशः किस जिले में प्रवेश और निकास होता है, मतलब गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है और किस जिले से निकलती है, ये बताना। ये सेम चीजें बिहार में भी लागू होती है। बिहार में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है और किस जिले से निकलती है। तो बिहार में जो गंगा नदी है वो आपका बक्सर में चौसा के पास से प्रवेश करती है, बक्सर में चौसा के पास से प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है, ठीक है। कहाँ से, कटिहार से निकलती है। तो बिहार के लिए लिख लेंगे, बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में गंगा कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर में चौसा के पास, बक्सर में चौसा के पास प्रवेश करती है, बक्सर के चौसा के पास से प्रवेश करती है। और कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है बिहार में कहाँ से, ये निकलती है कटिहार से। कहाँ से निकलती है, ये आपका हो जाएगा कटिहार से, इसका निकास होता है, कटिहार से निकलती है, ठीक है, कटिहार। और यूपी में क्या है, यूपी में बिजनौर से, यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती है, यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है और बलिया गाजीपुर होते हुए निकल जाती है। तो 135 का क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी बिहार में गंगा नदी कितना, ठीक है, कितने जिलों को टच करते हुए निकलती, कितने जिलों से बहते हुए जाती है, तो 12 जिले से प्रवाहित होती है, 12 जिले से प्रवाहित होती है, ठीक है, 12 जिले से ये प्रवाहित होती है, ठीक है, क्लियर है, 12 जिले से ये प्रवाहित होती है। 135 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 136। उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, यानी यूपी अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग यूपी का मैप देख लेते हैं, यूपी का मैप देख लेते हैं और उससे पता चल जाएगा यूपी जो है वो कहाँ पे अपनी सीमा साझा करती है और कहाँ नहीं करती है। ये आपका आपके सामने यूपी का मैप है। अब इसमें बताएंगे आपका किसके किसके साथ सीमा साझा नहीं करेगी। चलिए किसके किसके साथ सीमा साझा की, इधर उत्तराखंड, ठीक है, जहां से गंगा नदी होकर, यही बिजनौर है आपका, यहां से गंगा नदी प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हरियाणा से, उसके बाद नीचे आएंगे राजस्थान से, उसके नीचे आपका मध्य प्रदेश से, इसके अलावा दिल्ली वाला भी एरिया आपका इसमें शामिल है। चलिए उसके अलावा झारखंड, फिर आपका कौन सा, बिहार, और इधर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका किसके साथ लगता है, नेपाल से लगता है, क्लियर है, नेपाल से लगता है, ठीक है। यहीं पर है आपका, ये देखिए, ये आपका बलिया, ये आपका गाजीपुर। तो इसी बलिया और गाजीपुर होते हुए गंगा नदी निकलती है और बिजनौर से प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है और नेपाल है, इतने के साथ सीमा लगाता है यूपी, ठीक है। तो अब चलिए अब हमारे क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। महाराष्ट्र, क्या आपने महाराष्ट्र देखा, नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा। छत्तीसगढ़, क्या आपको छत्तीसगढ़ दिखा था, क्या आपको छत्तीसगढ़ दिखा था, चलिए यहाँ पे कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी लगेगा,
ठीक है, एक बार इंडिया का मैप देख लीजिए, वहां से क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, ये आपका उत्तराखंड, वहां पे छत्तीसगढ़ छोड़ दिया गया था, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे आपका राजस्थान से सीमा साझा किया, ये आपका मध्य प्रदेश से किया, यहाँ पे आपका थोड़ा सा सीमा छत्तीसगढ़ से लगा और थोड़ा सा सीमा झारखंड से, फिर बिहार से, फिर आपका नेपाल से। तो छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा हुआ। इंडिया मैप दिखाने का यही रीजन था आपका, ठीक है, क्योंकि वहां पे छोड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। चलिए, तो छत्तीसगढ़ है, हाँ छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड था, हाँ था, दिल्ली से तो लगता ही लगता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी आप देखिए, पंजाब, पंजाब आपका पंजाब से नहीं लगता, हरियाणा से लगता है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 3 5 हो जाएगा। सीमा साझा नहीं किया, किसके साथ नहीं किया, महाराष्ट्र और पंजाब के साथ नहीं किया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 137 बताएंगे क्या होगा। क्या है, कूट का प्रयोग दिए गए विशेषता के आधार पर कृषि के प्रकार की पहचान करें। उपज का उपभोग पूर्णतः या मुख्यतः उस परिवार द्वारा किया जाता है जो कृषि करते हैं या पशु का पालन करते हैं, उस कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, कौन सी, इस उपज का प्रयोग जो है पूरी तरह से या मुख्य रूप से उसी परिवार के द्वारा किया जाता है जो उस कृषि को करते हैं, मतलब सिर्फ अपना निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, निर्वाह कृषि होगा। ठीक है, यदि अल्प अधिशेष उत्पादित किया जाता है तो इसे बेचा जा सकता है या वस्तु विनिमय, मतलब अगर खाने के बाद, अगर अपने निर्वाह करने के बाद थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसे या तो हम बेच लेते हैं या फिर वस्तु विनिमय कर लेते हैं। मतलब जैसे गेहूं है तो गेहूं के बदला चावल ले लिए, जैसे आपका दाल है, अरहर का दाल है तो मूंग का दाल ले लिए। ठीक है, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। तीसरा है, यदि यह सामान्यतः छोटे पैमाने पर की जाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर छोटा पैमाना पे है तभी तो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का निर्वाह हो रहा है ना, और श्रम प्रधान है। हाँ, छोटी सी जगह पर है लेकिन मेहनत ज्यादा लगता है, ये बातें सही है। जिसमें प्रौद्योगिकी का कम प्रयोग किया जाता है, अगर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया ही जाता तो फिर वहां पे श्रम प्रधान कैसे होता, तब तो होता ही नहीं, या नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है, या तो नहीं करते हैं या फिर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो कौन सा होगा आपका, निर्वाह कृषि होगा। कौन सा, निर्वाह कृषि, जिससे कि जीवन का सिर्फ और सिर्फ निर्वाह हो सकता है। सघन कृषि को ही और क्या बोलते हैं, गहन कृषि भी बोलते हैं। सघन कृषि को और कौन सा कृषि, गहन कृषि भी बोला जाता है। और विस्तृत कृषि जो है, विस्तृत कृषि को ही आपका व्यापक कृषि भी बोलते हैं, विस्तृत को ही व्यापक कृषि भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 138, स्ट्रॉमबेली क्या है, स्ट्रॉमबेली क्या है। स्ट्रॉमबेली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है। ये कहाँ पे है, इटली में है, इटली के आपके लेपारी द्वीप पर है। इटली के कौन से द्वीप पर है, लेपारी द्वीप पर स्थित है कहाँ पर, इटली में है, इटली में है। इटली में कौन सा द्वीप है, लेपारी द्वीप है। इटली में कौन सा द्वीप है, लेपारी द्वीप पर आपका स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे बोला जाता है। स्ट्रॉमबेली क्लियर है, चलिए स्ट्रॉमबेली क्लियर है, चलिए आगे। ये क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, निर्वापित ज्वालामुखी, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये है आपका कौन सा, ये आपका एक जागृत ज्वालामुखी है। इसमें ज्वालामुखी में आपका क्या है, उद्गार है, यानी यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती है। इसके अलावा भी इटली में दो और हैं आपका, एक सिसिली द्वीप पर है, कौन सा, एटना, और एक नेपल्स द्वीप पर है, विशुबियस। ठीक है, एटना और विशुबियस, एटना और कौन सा है, एक है आपका विशुबियस, एटना और विशुबियस है। ठीक है, चलिए क्लियर है। हाँ, विशुबियस आपका कौन सा, नेपल्स द्वीप पर है, और एटना आपका सिसिली द्वीप पर है। लिख लेंगे, ये आपका किस द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर है, और ये आपका किस द्वीप पर है, नेपल्स द्वीप पर है। चलिए
आगे चलते हैं, और दोनों है कहाँ, इटली में। क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? गैबन, गिनी, गुयाना, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा स्थित नहीं है ये बताना है। गैबन की बात करें तो गैबन जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी राजधानी लिब्रे विले है। इसकी राजधानी कहाँ है? लिब्रे विले है। लिब्रे विले इसकी राजधानी, याद रखना है, लिब्रे विले, ठीक है। इसकी राजधानी लिब्रे विले है। उसके अलावा गिनी की बात करें तो गिनी भी जो है ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही है। गुयाना जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। गिनी की राजधानी कहाँ है? कोनार्को। गिनी की राजधानी कहाँ है? कोनार्को। कोनार्को गिनी की राजधानी है। और गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। कहाँ पे है? जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है, ठीक है। तो आपका कौन सा नहीं होगा? आपका गुयाना नहीं होगा, गुयाना नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 140, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचार में आते रहता है, ये बताना है, ठीक है। गोलन हाइट्स, क्वेश्चन नंबर 140। ये जो गोलन हाइट्स है ये इजराइल और सीरिया के बीच का एक विवादित क्षेत्र है, एक विवादित जगह है, ठीक है। इजराइल और सीरिया के बीच का, ठीक है। इजराइल और सीरिया के बीच का है, इसलिए ये हमेशा चर्चा में आते रहता है। और ये मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में आता है। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 141, मैगिनॉट रेखा थी कहां पर? मैगिनॉट रेखा कहां थी ये बताना है। फ्रांस, जर्मनी, पूर्व जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका, कनाडा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। मैगिनॉट रेखा बताएंगे क्या हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी रेखा है, इसके अलावा भी आपका बहुत सारी रेखा है, ठीक है। जैसे फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपका सीज फायर्ड रेखा, कौन सा? सीज फायर्ड रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीज फायर्ड रेखा, सीज फायर्ड रेखा किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीज फायर रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डरनिस रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? ऑर्डरनिस रेखा है। ऑर्डरनिस रेखा है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा के बीच में आपका 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा ये हो जाएगा। इसके अलावा भी भारत के साथ अगर बात करें, जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में, जीरो लाइन किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो अब बताएंगे मैगिनॉट रेखा ये आपका कहाँ? ये आपका हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 142, देश है और राजधानी है, बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142, कौन से देश का कौन सा राजधानी है? चलिए देखते हैं। एंटीगुआ, बारबुडा, सेंट जॉन्स बिल्कुल सही है, ठीक है। एंटीगुआ, बारबुडा, सेंट जॉन्स बिल्कुल सही है। डोमिनिका, सेंटो डिमोगो ये आपका गलत है। डोमिनिका, सेंटो डिमोगो ये आपका क्या है? ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका डोमिनिका का हो जाएगा रोसियू। क्या हो जाएगा? रोसियू हो जाएगा, ठीक है। डोमिनिका का रोसियू हो जाएगा, रोसियू, ठीक है। चलिए उसके बाद सेंटो डिमोगो इसका हो जाएगा डोमिनिका गणराज्य या गणतंत्र, ठीक है। डोमिनिका गणतंत्र, डोमिनिका गणतंत्र इसका हो जाएगा। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा
आपका डोमिनिका सही आंसर इसका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 143, अलास्का किस देश का हिस्सा है ये बताना है। ग्रीनलैंड, अमेरिका, कनाडा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। अलास्का किसका हिस्सा है, ठीक है। अलास्का की बात करें तो ये आपका अमेरिका का हिस्सा है, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड जो है ये भौगोलिक दृष्टि से अलग और यूरोप और राजनीतिक दृष्टि से आपका यूरोप में पड़ेगा, ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो यूरोप का हिस्सा है, और भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144 2023-24 में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है। कहाँ पे, किशनगंज में। किशनगंज की अगर हम बात करें तो मानसून का प्रवेश भी कहाँ से होता है, मानसून प्रवेश भी करती है किशनगंज में ही, और बिहार में सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होता है, किशनगंज में ही सर्वाधिक वर्षा भी आपका होता है, किशनगंज में ही सर्वाधिक वर्षा भी होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया, सी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 145, कौन अंतरराज्यीय नदी परियोजना प्रगति पर है। कोसी, मेची, बागमती, गंगा, गंडक, नून, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, अंतरराज्यीय नदी परियोजना प्रगति पर है। कोसी मेची नहीं है, बागमती नहीं है, गंडक नून नहीं है, एक से अधिक तो होगा ही नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी ई इसका सही आंसर हो गया। 146, मड़वा यानी रागी उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन सा है। अगर सब्जी उत्पादन की बात करें तो सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है, मक्का उत्पादन में भी चौथा है, और जूट उत्पादन में दूसरा है, ठीक है। फटाक से लिख लेंगे, सब्जी और मक्का उत्पादन में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है, और रागी उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 147, बिहार में कृषि विधियों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित है। चंडी, नालंदा एवं देसरी वैशाली में, रोहतास एवं जमुई में, ठीक है, बोधगया एवं कादिराबाद दरभंगा में। तो ये आपका कहाँ है, चंडी, नालंदा और देसरी वैशाली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 148, बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस भाग में होती है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती किससे है, नहर से। सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नहर से होती है, नहर से होती है, ठीक है। सबसे आपका पहला नहर परियोजना कौन सा है, सबसे पहला नहर परियोजना वो है आपका सोन नहर परियोजना, ठीक है। उसके बाद त्रिवेणी नहर परियोजना आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरी सबसे पुरानी कौन सा, त्रिवेणी नहर, और सबसे पुराना कौन सा, सोन नहर परियोजना हो जाएगा। बताएंगे 148 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 148 का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, उत्तर पश्चिम भाग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना भागलपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर कहाँ है, मुंगेर, ठीक है, मुंगेर में आपको बहुत सारा बंदूक मिल जाएगा ऐसे भी, ठीक है। चलिए 149 का सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 150, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल कारखाना है। पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। अगर चीनी मिल की बात करें तो सबसे पहले बिहार में ही खोला गया था, 1904 में मढ़ौरा सारण में आपका खोला गया था, 1904 में, ठीक है। कहाँ पे, महरौर या मढ़ौरा आपको मिलेगा, ये कहाँ, सारण में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपका खोला गया था। तो सर्वाधिक अभी चीनी मिले कहाँ पर है ये आपको बताना है, तो ये अभी सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। तो ये था आपका टोटल 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का जो कॉमन टेस्ट पेपर होता है, ठीक है, उसका। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद सभी को।